71 साल की ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हैं और 50 वर्षों से राजनीति में हैं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में उनकी सबसे बड़ी हार हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से बाहर कर दिया? तो जल्दी से समझिए। पहला, 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी और उनके नेताओं में घमंड आ गया था और वो ये मान चुके थे कि पश्चिम बंगाल में अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक अलग देश की तरह मानती थी और ये देश उनका था जिस पर उनका स्वामित्व है। टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल के लोगों को भी धमकी दे रहे थे कि 4 मई के बाद उन्हें सबक सिखाएंगे। वो बड़बोलेपन में बार बार कहते थे कि बीजेपी हमें कभी हरा नहीं सकती। लेकिन टीएमसी नेताओं का यह बड़बोलापन ही उनकी हार का कारण बन गया। टीएमसी के नेता 4 मई के बाद प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। अब आप टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को ऐसे नतीजे आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ममता बनर्जी के नेताओं में कितना ज्यादा घमंड आ चुका था और वो किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को साथ लेकर नहीं चली। ममता बनर्जी को कभी नहीं लगा कि हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण होगा। उन्होंने हिंदू वोटर्स की इतनी एकजुटता की कभी कल्पना नहीं की थी। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में हिंदू वोटों का इस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी को इसका श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने उस हिंदू वोट बैंक को, जो कि इससे पहले बिल्कुल डिवाइडेड रहता था, जिसका विभाजन हो जाता था, कुछ हिंदू कांग्रेस को वोट करते थे, कुछ बीजेपी को करते थे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों को किया करते थे, इस बार बीजेपी सबको साथ लेकर आ गई और सारे हिंदुओं ने जबरदस्त तरीके से पहली बात तो ये बाहर निकलकर वोट किया और दूसरा सिर्फ एक ही पार्टी को वोट किया और वो थी बीजेपी। तीसरी बात यह कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान का चुनाव बन गया। ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी और इस बार बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और ममता बनर्जी को यह मुस्लिम तुष्टीकरण ही महंगा पड़ गया, क्योंकि इससे सारे मुसलमानों ने तो उन्हें वोट दे दिया लेकिन हिंदू दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदुओं को अपने साथ लेकर नहीं चल पाई और हिंदू पश्चिम बंगाल में परेशान हो रहे थे। चौथा, एसआईआर ने लगभग 91 लाख नकली वोट काट दिए और ऐसा लगता है कि ये वो अवैध वोटर्स थे जिनके दम पर ममता बनर्जी अब तक चुनाव जीतती आ रही थी। अब जब वो वोट ही कट गए तो फिर चुनाव कैसे जीतती? पांचवां, कड़ी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार सुरक्षा बलों के लगभग 2,40,000 जवानों की यहां तैनाती की गई। यहां के चुनाव में हिंसा होना आम बात थी। वोटर्स डर के मारे वोटिंग के लिए घरों से निकलते नहीं थे, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा होने की वजह से लोग निर्भय होकर घरों से बाहर निकले और उन्होंने रिकॉर्ड वोटिंग की। छठा, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इस बार के चुनाव में बीजेपी का बदलाव का नारा सुपरहिट हुआ और बदलाव आ गया। जैसे 2011 में कम्युनिस्ट पार्टियों के 34 वर्षों के शासन के खिलाफ ममता बनर्जी ने बदलाव का नारा दिया था, अब जो उन्होंने लेफ्ट पार्टीज के साथ किया, इस बार जनता ने वही ममता बनर्जी के साथ किया और वैसे ही ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन के खिलाफ बीजेपी ने यह परिवर्तन का नारा दिया और जनता ने यह परिवर्तन कर दिया। आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कई ऐसे आपत्तिजनक बयान दे दिए थे, लेकिन इस बार वही गलती ममता बनर्जी के नेता कर रहे थे, जिसमें उन्हें घमंड भी उनका नजर आ रहा था और अपमानजनक भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे और साथ ही घमंड, अपमानजनक भाषा और साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस। अब डेरेक ओब्रायन का ये बयान सुनिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। तो देखिए, आज टीएमसी के नेताओं को आप क्या कहेंगे? कितना ओवर कॉन्फिडेंस था इनको, घमंड देखिए कितना था।